Welcome back, all dear student. Today we are going to start about limitations of Rutherford model of atom. In the last lecture हम लोगों ने स्टडी किया था रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में, जो कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम किया था किसने, थॉमसन मॉडल की जो लिमिटेशंस थी उसको ओवरकम किया था बाय व्हाट, रदरफोर्ड। अब हम लोग क्या बात करेंगे कि रदरफोर्ड की क्या क्या लिमिटेशंस रही थी और उसके साथ ही हम स्टडी करेंगे बोर मॉडल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। देखो सबसे पहले लिमिटेशन क्या है, फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। एक चार्ज बॉडी है, मान लो चार्ज बॉडी क्या करेगी, कंटिन्यूअसली अपनी एनर्जी क्या करेगी, लॉस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, अट्रैक्टिव फोर्स। जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है ना उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो कंटिन्यूअसली क्या करेगी चार्ज बॉडी, अपना जो एनर्जी वो क्या करेगी, लॉस। तो अगर कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस करती है, ए टाइम टू कम, जो ये इलेक्ट्रॉन हमने इंडिकेट किया है वो किस में जाकर के गिरेगा, पॉजिटिव चार्ज पे, और ऑर्बिट क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोलैप्स। अगर ऑर्बिट ही कोलैप्स हो गया तो क्या एटम स्टेबल होगा, एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि आपस में क्या हो गया, ये कोलैप्स हो गया, बम्बार्डमेंट हो गया एक तरह से देखा जाए तो। इसी के अकॉर्डिंग बताया गया फेल टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, देखिए जो मैक्सवेल था, मैक्सवेल ने बताया कि अगर कोई भी चार्ज बॉडी है तो वो कंटिन्यूअसली अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से अपनी एनर्जी को लॉस करेगी। एनर्जी को लॉस करेगी तो जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स है वो कहां चले जाएंगे, न्यूक्लियस में चले जाएंगे, और न्यूक्लियस में जाने से क्या होगा, ऑर्बिट जो हो जाएगा वो कोलैप्स हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज क्या हो जाएंगे, उस पे मर्ज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आती है फेल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। लाइन स्पेक्ट्रा का मतलब क्या है कि भाई आपके पास देखो एक हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया गया था, हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया गया था, और क्या बताया इसके बारे में कि यहां पर जो है ये एक क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है। ये क्या है, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, बट एक्चुअल में जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा है वो क्या था, डिसकंटिन्यूअस। तो फेल टू एक्सप्लेन अबाउट द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं यही बात, अगर मान लो कोई भी एनर्जी कंटिन्यूअसली लॉस हो रही है तो उसका स्पेक्ट्रा क्या बनेगा, कंटिन्यूअस बनेगा। अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ये क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा होना चाहिए, बट एक्चुअल में क्या था, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। क्या था ये, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा। अगर डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा है तो फेल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का लाइन स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन नहीं किया था, क्योंकि पहली बात गलत है अगर देखा जाए तो, कि भाई कंटिन्यूअसली मैक्सवेल ने तो एक प्रपोजल डाला कि भाई क्या हुआ कि कंटिन्यूअसली अगर एनर्जी लॉस करता है तो क्या क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसमें कोलैप्स हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स जब उसमें गिरेगा तो क्या होगा, ऑर्बिट कोलैप्स होगा। अगर ऑर्बिट कोलैप्स होगा तो ऑर्बिट कोलैप्स होने से एटम स्टेबल कहां हुआ, एटम तो स्टेबल नहीं है। तो रदरफोर्ड इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो सेकंड वाला प्रोस्पेक्ट भी किसी के ऊपर बेस है, एनर्जी के ऊपर ही बेस है। अब थर्ड बात करते हैं, इनएबिलिटी टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या कहा गया, देखो इनएबल टू एक्सप्लेन, जैसे मान लो ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अकॉर्डिंग टू सिस्टम यहां पर एक पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए। भाई इस पर्टिकुलर एनर्जी की वजह से ये स्टेशनरी पाथ पे रिवॉल्व आउट करता है, लेकिन रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। वो तो ये बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन अगर कंटिन्यूअसली रिवॉल्व आउट कर रहा है तो अगर इसमें न्यूक्लियस में गिरेगा तो एटम तो क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ऑर्बिट क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो वो बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। इसका मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनर्जी के बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक इज बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम के बारे में अगर हम बात करें तो रदरफोर्ड की कुछ लिमिटेशंस यहाँ पे ओवरकम होंगी, और हम बात करें कि लाइन स्पेक्ट्रा के बारे में भी कुछ एक्सप्लेनेशन मिलेगा हमें, ठीक है। अब बात आती है कि भाई यहाँ पर बोर मॉडल में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन की गई थी, और ये 1930 में प्लैंक क्वांटम थ्योरी जो थी उसके ऊपर बेस्ड था। इसके कुछ मेन फीचर हैं या आप कह सकते हो पोस्टुलेट्स हैं जिसके बारे में बोर ने बताया था। देखो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं या क्या क्या इसके फीचर्स हैं, मेन फीचर देखिए। तो एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ सराउंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इन्होंने बताया कि जैसे मान लो आपके पास ये एटम है और इसके सराउंडिंग में क्या है आपके पास, मान लो इलेक्ट्रॉन्स है ये, ठीक है, और बीच में क्या होगा आपके पास, एटम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। क्या होगा ये, हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। तो सबसे पहला प्रपोजल ये दिया, इलेक्ट्रॉन इन एन एटम रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व आउट करते हैं,
वेल डेफिनेट पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होते हैं? जैसे अगर जनरली बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे N1 N2 फिर N3, इसको हम KLMN से भी प्रेजेंट करते हैं। तो जो एनर्जी लेवल्स होते हैं या फिर हम बोल सकते हैं ऑर्बिट होते हैं, ऑर्बिट क्या होते हैं? ऑर्बिट। तो उनको हम लोग जैसे हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई N1 N2 N3 KLMN की फॉर्म में भी इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। अब बात करते हैं, ईच ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी। यहां पर N1 है, ये N2 है, तो इनके बीच में कोई ना कोई पर्टिकुलर एनर्जी है। नहीं तो क्या होगा? अगर एनर्जी नहीं होगी तो धीरे धीरे एनर्जी को लॉस करता हुआ कहां पे जाके गिरेगा? न्यूक्लियस के अंदर, और ऑर्बिट क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंट किया जाता है 1 2 3 से या फिर KLMN से। ग्रेटर द डिस्टेंस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, जितना ज्यादा न्यूक्लियस से डिस्टेंस होगा, ग्रेटर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। नेक्स्ट, as long as electron revolve in the orbit they neither emit nor absorb। अगर देखो सीधी सी बात है, अगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहाँ पे एक चीज, भाई हमारे पास मान लो ये 1 ऑर्बिट, ये 2nd ऑर्बिट और ये हमारे पास 3rd ऑर्बिट है। ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है लोअर एनर्जी लेवल पे है, तो ये अगर एनर्जी को क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। तो कहां पे जाएगा? हायर एनर्जी लेवल पे। कहां जाएगा? हायर पे। और अगर मान लो लॉस करेगा तो कहां आएगा? हायर से लोअर पे। अगर यहां पर एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्ब होगी एनर्जी, तो कहां से कहां होगा? लोअर से हायर पे जाएगा। और अगर मान लो एनर्जी लॉस होगी तो कहां से आएगा? हायर से लोअर की तरफ मूव करेगा। अरे भाई किसी के एनर्जी है तो क्या होगा? वो हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। और अगर एनर्जी लॉस होती है तो कहां आएगा? लोअर एनर्जी लेवल पे। तो अगर एनर्जी लॉस होती है तो उसे बोलते हैं एमिशन। क्या बोलते हैं? एमिशन। और अगर मान लो कोई लोअर से हायर पे जाएगा तो एब्जॉर्ब करेगा, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। समझ में आ रही बात? तो एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यहीं से बने हैं। आगे डिस्कस करते हैं, देखते जाओ। ठीक है, as long as electron revolve in the orbit they neither emit nor absorb energy, so that orbit are also called as stationary orbit। मतलब कि यहां पर क्या बोला गया है कि ये ना तो एब्जॉर्ब करेगा ना लॉस करेगा, तो एक पर्टिकुलर स्टेशनरी पाथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट करेगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज ऑर्बिट इन विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज होल नंबर मल्टीपल ऑफ h अपॉन में 2 पाई। इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व आउट करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? NH अपॉन में 2 पाई। अब बात आती है m क्या है? m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, v क्या है? वेलोसिटी। और r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब बात आती है n क्या है? n इंटीजर है। h क्या है आपके पास? प्लैंक कांस्टेंट। क्या है ये? प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, वैल्यू कितनी होती है? h की 6.64 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू होती है? प्लैंक कांस्टेंट की। कांस्टेंट वैल्यू है, इसको रिमाइंड रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल्स के लिए। ठीक है, 6.64 इंटू 10⁻⁻34। अब देखो आगे, when electron in an atom are in their lowest energy state keep on revolving in their orbit without emitting energy, this state of orbit। अगर मान लो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल है और वहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व आउट कर रहे हैं, तो जो स्टार्टिंग का ऑर्बिट होता है, जैसे N1 की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास कौन सा होता है? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से फिर बनती है एक्साइटेशन स्टेट। एक्साइटेशन स्टेट कैसे बनेगी? अगर ये कोई एनर्जी गेन करेगा तो गेन करते कहां जाएगा? हायर एनर्जी लेवल पे। ठीक है, गेन मतलब एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन करेगा तो कहां जाएगा? हायर एनर्जी लेवल पे। और लॉस करेगा तो कहां पर? एमिशन करेगा तो कहां पर आएगा? लोअर एनर्जी लेवल पे। तो एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब बाय इलेक्ट्रॉन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर। इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जंप क्यों करेगा? अगर लोअर से हायर पे जाना है तो एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, और हायर से लोअर पे आना है तो क्या करना पड़ेगा? एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन गोज बैक टू लोअर एनर्जी लेवल it emit energy, the amount of energy emitted or absorbed is given by the difference of two energy level so that delta। अब देखो क्या बता रखा है इसमें, जैसे हम हमारे पास ये N1 लेवल है और ये N2 लेवल है, N1 और N2।
ये हमारे पास E1 और ये क्या हमारे पास E2। तो एनर्जी का डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हायर माइनस में लोअर। सो दिस इज द चेंज इन एनर्जी और डिफरेंस ऑफ एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, सिंस ईच एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद डेफिनेट amount of energy is always emitted or absorbed in the certain fixed quantity called quanta। क्वांटा एक तरह से प्लैंक क्वांटा, जो साइंटिस्ट प्लैंक क्वांटम जो थ्योरी आई थी उसके अकॉर्डिंग बताया था कि जो एक फोटोन ऑफ लाइट है, एक पैकेट ऑफ एनर्जी है, उसको किससे प्रेजेंट किया जाता है, क्वांटा से। अगर एनर्जी लाइट की टर्म में है तो उसे हम क्या बोल देते हैं, फोटोन। क्या मेंशन करेंगे, फोटोन। अब देखो, hence energy is emitted or absorbed discontinuously so that electron jump and not flow one energy level to the another energy levels। तो ये कुछ मेन फीचर है किसके, बोर्स मॉडल ऑफ एटम के। अब हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ बोर्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एडवांटेज ऑफ बोर्स मॉडल में। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो क्या क्या इसके जो अभी फीचर्स इसमें लिखे थे उसमें से क्या क्या बातें निकल के आती है उस पर बात करेंगे हम लोग। देखो, इट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था, क्योंकि जो मैक्सवेल थे उन्होंने कहा कि अगर कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रॉन मूव करता करता अगर एनर्जी को लॉस करते हुए कहां पे गिरेगा, न्यूक्लियस में, तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, एटम क्या हो जाएगा, कोलैप्स। तो इस चीज के लिए जो बोर ने एक बात बताई कि हर एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल पे, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं N1 N2, तो इनमें एक पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होता है, एक एनर्जी डिफरेंस होता है और एक स्टेशनरी पाथ पे मूवमेंट करेंगे। तो इस वजह से इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में। जो वो प्रोस्पेक्ट था कि भाई कंटिन्यूअसली एनर्जी लॉस होगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट को लेकर के बात कर रहे हैं, इट एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। जब इन्होंने एनर्जी के बारे में ही बता दिया कि भाई एनर्जी क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस होगी, तो आपके पास क्या हो गया, इट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा के बारे में बताया। इट हेल्प टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब अगर मान लो हमें ये पता लगाना है कि यहां पर जैसे N1 है, ये N2 है, तो यहां पर कितनी एनर्जी होगी, यहां कितनी एनर्जी होगी, और हाइड्रोजन वाले केस के लिए इन्होंने बताया था। तो उसमें हम बात करें, देखो अगर मान लो हमारे पास ये एनर्जी की बात करें, माइनस का 2π² me⁴ अपॉन में n²s²। मैं बता देता हूं आपको, n मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिट, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, कौन सा है, h है हमारे पास प्लैंक कांस्टेंट, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। जब ये सारा डाटा हम पुट कर लेंगे तो इसको हम दूसरी यूनिट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, किलोजूल पर मोल की फॉर्म में, -1312 अपॉन में n² किलोजूल पर मोल। n क्या है, वही ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। किसके लिए बताया गया, ये हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर आपको हीलियम वगैरह एटम के लिए निकालना है तो इनटू में क्या करना पड़ेगा, z का स्क्वायर। क्या करोगे यहाँ पर, z का स्क्वायर। z क्या है, एटॉमिक नंबर। अगर मैं हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूं तो यहाँ पर स्क्वायर अगर मैं करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। तो इसलिए हम लोग हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर मेंशन नहीं कर रहे। अदरवाइज जो भी चीज है उसके एंड में आप z का स्क्वायर मेंशन कर सकते हो, ताकि अगर दूसरा कोई एटम हो तो उसकी वैल्यू भी आप पुट कर सको। लिथियम आ गया तो 3 पुट कर देना, हीलियम आ गया तो क्या पुट कर दोगे, 2 पुट कर दोगे। ठीक है, और हाइड्रोजन है तो 1 होगा ही। अब इसको जूल पर एटम में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, जूल पर एटम में। ये कुछ एनर्जीज हैं जो कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज के बारे में बता रखा है, ये आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा। और माइनस का 13.6 अपॉन में n², ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम की टर्म है। और अगर मुझे रेडियस निकालनी है, जैसे मान लो मैं बात करूं कि फर्स्ट ऑर्बिट ये न्यूक्लियस है, यहां से यहां तक की रेडियस क्या होगी, या यहां से यहां तक की रेडियस क्या होगी, या यहां से यहां तक की रेडियस क्या होगी, तो उसमें भी मुझे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट की निकालनी है, सेकंड ऑर्बिट की निकालनी है, थर्ड की निकालनी है। फिर बात करते हैं वेलोसिटी। क्या वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी में v0 एक्सटेंडेड वेलोसिटी है 2.18 इंटू 10⁸8। अब डिपेंड करेगा z कौन सा एटॉमिक नंबर है, मतलब को क्या एलिमेंट है। अगर हीलियम है तो 2 पुट करना है, हाइड्रोजन है तो 1 पुट करना है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन से ऑर्बिट की आपको वेलोसिटी चाहिए, फर्स्ट ऑर्बिट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, जिसकी चाहिए उसकी फाइंड आउट करो। तो काफी एडवांटेज हो गई किसकी, बोर मॉडल ऑफ एटम की। लेकिन वही वाली बात है, जो मॉडल आएगा उसकी कुछ ना कुछ तो लिमिटेशंस होंगी। अब बात करेंगे हम लोग लिमिटेशंस के बारे में। हम लोग बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर मॉडल की। तो क्या क्या लिमिटेशंस थी, देखिए वन बाय वन।
इट फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम। मल्टी इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? जैसे मान लो इसने हाइड्रोजन के बारे में एक्सप्लेन किया, हीलियम प्लस के बारे में एक्सप्लेन किया। हीलियम प्लस का मतलब क्या है? इसका मतलब भी 1 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। इन्होंने लिथियम 2 प्लस के बारे में भी एक्सप्लेन किया, मतलब हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में एक्सप्लेनेशन किया, लेकिन जिनके पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, इट फेल टू एक्सप्लेन स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। जैसे एक बार स्प्लिटिंग होती है, फिर फर्दर स्प्लिटिंग के बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं मिला, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जीमन इफेक्ट। क्या बोलते हैं? जीमन इफेक्ट। एंड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जो बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट, तो उनके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि अगर हम मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो क्या स्प्लिटिंग फर्दर होगी या नहीं होगी। बोर थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी। जैसे आज हम लोग बात कर लेते हैं कि वाटर मॉलिक्यूल का जो sp3 हाइब्रिडाइज है, या उसका आपके पास बैंड शेप है, ट्राइगोनल शेप्स हैं, कोई पर्टिकुलर शेप की अगर हम बात करें तो ऐसा कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया था। बोर थ्योरी फेल टू एक्सप्लेन फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। वो यही बात है कि फाइन स्ट्रक्चर्स ऑफ नहीं बताया था स्पेक्ट्रल लाइंस के बारे में। डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट और हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम आगे पढ़ेंगे, और उनके बारे में भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था। डी ब्रोगली में क्या हुआ था कि जो वेवलेंथ होती है वो किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये बात की गई थी वेलोसिटी और पोजीशन को अगर हम एक साथ मेजर करते हैं तो क्या एरर जनरेट होगा एक पूरे एटम के ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, ऑर्बिट के अंदर जो रिवॉल्व आउट कर रहे हैं। अगर हम मान लो पोजीशन मेजर करना चाहते हैं तो पोजीशन और वेलोसिटी अगर हम एक साथ मेजर करते हैं तो क्या एरर जनरेट होगा, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था।